तो चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। वापस से सबसे पहले हम लोग जो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। दो टाइप का आपको इक्विलिब्रियम पढ़ना है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम आप लोग पढ़ चुके हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या था कि बस आपको इसको सिंपल सी बात यही समझ के रखनी थी, बस इतना सा समझना था कि वैसा इक्विलिब्रियम जिसमें क्या होगा कि फिज़िकल स्टेट में कोई बदलाव नहीं आएगा, उसे हम लोग फिज़िकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसमें हम लोग 3 स्टेप देखते थे, इसका 3 टाइप देखते थे, ठीक है। एक सॉलिड से लिक्विड बदलने वाला, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में बदलने वाला, और लिक्विड से वेपर में बदलने वाला, और तीसरा जो था जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो तो सॉलिड से वेपर में बदलने वाला, ठीक है, और वापस से वेपर से सॉलिड में बदलने वाला। तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे और सारे एग्जाम्पल को देख लेंगे। फिर हमने पिछले क्लास में बताया था आपको सबमिशन, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण, ठीक है, सब्लिमेशन और डिसॉर्प्शन के बारे में। आज का हम लोग का जो क्लास होगा ना वो टॉपिक है, मेन टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। भौतिक प्रक्रमों में स्थापित होने वाली साम्यावस्था में सामान्य लक्षण की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस का। वैसे आप लोगों को पता है सारी चीज़ें, वो पिछली क्लास में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं इसके पॉइंट्स को। फिर एक बार जो ब्लू लाइन है ना, आपको हिंदी वाले को ये लिखना है, इंग्लिश वाले को आप लोग इसको लिख लोगे, बस समझ लो चीज़ें। तो क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम इज़ पॉसिबली वनली इन ए क्लोज सिस्टम, ठीक है। आप जो इक्विलिब्रियम देखेंगे ना तो उसको किस में देखेंगे, क्लोज सिस्टम में, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। कह रहा है कि इसको हिंदी में समझिए, एक विशेष तापमान पर एक बंद प्रणाली में इक्विलिब्रियम संभव है। तो इक्विलिब्रियम ऐसा नहीं कि आप कहीं खुले में कर रहे हैं, खुले में आप बिल्कुल डायरेक्टली नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐसे एटमॉस्फेयर में अगर आप कोई इसी प्रकार का फिजिकल इक्विलिब्रियम देखना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको एक कंटेनर लेना पड़ेगा जिसमें आप आराम से एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है क्या कि इक्विलिब्रियम इज़ डायनेमिक नेचर। इक्विलिब्रियम में कैसा नेचर होता है, इक्विलिब्रियम इज़ इन डायनेमिक नेचर। दूसरा है इक्विलिब्रियम जो उसको हिंदी में कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जो प्रकृति में गतिशील है, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये सब सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है फिजिकल प्रोसेस का, ओके। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा है, कह रहा है क्या, एट इक्विलिब्रियम ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको जानना है, जैसे मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़े थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट की मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट सिस्टम की सभी जो मापन योग्य गुण है ना वो स्थिर रहती है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका ना मेजरेबल जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि हम लोग जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस पढ़ रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट उसमें ये है कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो उसको क्लोज कंटेनर में करना है, ठीक है, बंद प्रणाली में। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जो इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम का जो भी रिएक्शन है वो डायनेमिक होता है, ओके, गतिशील। हमारे नेचर में क्या होता है, गतिशील होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। चौथा पॉइंट है क्या कि जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होते हैं किसके, इक्विलिब्रियम के, ठीक है। कौन से वाले इक्विलिब्रियम के, केमिकल और फिजिकल इक्विलिब्रियम के। तो जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो रिमेन्स कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए ये सारा आप पढ़ चुके, और यहाँ पे मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ को मैंने लिख भी दिया, ठीक है, कि आपका इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो होगा ना फिजिकल का जो भी आपका मेजरेबल प्रॉपर्टी होगा वो प्रेशर है, डेंसिटी है, कलर है और कंसंट्रेशन है, ओके। ये सब ना नहीं बदलता है।
वो एक टाइम पे आकर के कांस्टेंट हो जाता है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कह रहा है क्या कि रासायनिक संतुलन पर आगे और पीछे की प्रतिक्रियाओं की दर बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है कि एट केमिकल इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल। ओके, समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सभी अभिकारक और उत्पाद इक्विलिब्रियम पर मौजूद है। मतलब है क्या कि ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट पे आपके सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक स्टेट पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद है द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि क्या इक्विलिब्रियम स्टेट पर कैटलिस्ट जो है क्या वो किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट होता है उसका, क्या वो रिएक्शन की दर को बढ़ा देगा या घटा देगा। मतलब आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये जो केमिकली रिएक्शन हो रहा है अगर उसमें कैटलिस्ट आ जाता है तो क्या वो इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज कर सकता है, तो नहीं चेंज कर सकता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है कि इक्विलिब्रियम की स्थिति में उत्प्रेरक जिसको कैटलिस्ट कहते हैं वो प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम की स्थिति में उत्प्रेरक से कोई प्रभावित नहीं होती। कोई भी जो आपका जो इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है उसमें कैटलिस्ट का मतलब इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि ना वो रिएक्शन को फास्ट करेगा ना स्लो करेगा, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब ये कैटलिस्ट एक नया पॉइंट है तो इसके बारे में हम नीचे आपको पढ़ा देंगे। मतलब अभी आगे ध्यान से बस इस बात को आपको याद रखना है कि इक्विलिब्रियम की स्थिति उत्प्रेरक से प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम की जो स्थिति है उत्प्रेरक से प्रभावित नहीं होती है। इक्विलिब्रियम में अगर कैटलिस्ट आ जाता है उस रिएक्शन में मौजूद हो जाता है ना तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से अफेक्टेड नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि अभिकारकों और उत्पादों की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर स्थित मूल्यांकों तक पहुंचती है। ओके, कह रहे द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रिच कांस्टेंट वैल्यूज एट इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पे आती रिएक्टेंट और जो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है एक जगह आकर के क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। चलिए वापस से एक बार फिर से हम चारों पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि रासायनिक संतुलन पर आगे या पीछे, ठीक है, रासायनिक संतुलन पर केमिकल इक्विलिब्रियम पर आगे और पीछे की प्रतिक्रियाओं का दर बराबर हो जाता है। सभी अभिकारक और उत्पाद इक्विलिब्रियम पर मौजूद हैं, ठीक है। ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंटेड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्थिति में जो आपका कैटलिस्ट जो है वो कुछ अफेक्टेड नहीं करता है इक्विलिब्रियम स्टेट को, ठीक है। द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट, ठीक है। इक्विलिब्रियम की स्थिति उत्प्रेरक से प्रभावित नहीं होती है। उसके बाद क्या है, अभिकारकों और उत्पादों की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर स्थित मूल्यों तक पहुंचती है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रिच कांस्टेंट वैल्यूज एट इक्विलिब्रियम। अभिकारक और जो आपका उत्पाद की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर स्थिर मूल्यांकों तक पहुंचती है, ठीक है। मतलब कांस्टेंट लेवल पे एक जगह जाएगा, ये जो रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लेवल पे पहुंच जाएगा। अब है क्या, आपको पढ़ना है कैटलिस्ट। जो एक नया पॉइंट आया था इसको समझना है कि कैटलिस्ट क्या है। तो कैटलिस्ट क्या है कि वह रासायनिक पदार्थ जिसकी उपस्थिति के कारण रासायनिक प्रतिक्रिया की दर बढ़ जाती है या कम हो जाती है। मतलब वो
कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और ऐसा कोई पदार्थ जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे या घटा दे, ठीक है, उसे हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। ओके, सिंपल सी बात है। बाकी बात आप इसको डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन में ना अगर मौजूद रहा तो वो रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ा देगा या तो फिर घटा देगा, ठीक है। वह रासायनिक पदार्थ जिसकी उपस्थिति के कारण रासायनिक प्रतिक्रिया की दर बढ़ जाती है या कम हो जाती है, लेकिन वो खुद रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता, बस वो मौजूद रहता है, उसे हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। और ये कैटलिस्ट जो होता है ना, दो प्रकार का, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब जो रिएक्शन की दर को बढ़ाएगा उसको हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट कहेंगे, और जो रिएक्शन की दर को घटाएगा उसको हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट कहेंगे। अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान यहाँ पे देना है आप सबको। तो टॉपिक है एक्टिव मास, ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्टिव मास क्या है? किसी पदार्थ के तनु विलयन या गैसीय अवस्था में पदार्थों के मोलर कंसंट्रेशन को उस पदार्थ की एक्टिव मास कहते हैं, ठीक है। किसी पदार्थ का तनु विलयन या गैसीय अवस्था में पदार्थ के मोलर कंसंट्रेशन को उस पदार्थ का एक्टिव मास कहते हैं, और जिसे हम लोग जैसे सेकंड ब्रैकेट से ना डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग को अगर बोलना है एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ पी, तो आप इसको कैसे दिखाएंगे? इस प्रकार से दिखाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट से बंद करके। किसी पदार्थ की एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन के बराबर होती है। एक्टिव मास पदार्थों की मोलों की संख्या बटे लीटर में जितना भी उसका आयतन होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, कि एक्टिव मास इज इक्वल टू W बाई M, जो आपको लीटर में देना है। उसके बाद यूनिट ऑफ एक्टिव मास इज़ मोल पर लीटर और मोल, ठीक है। अब जो है एक्टिव मास ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम इन ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस बाय फुल वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। एक बार इस फॉर्मूला को अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बुक का कुछ प्रॉब्लम है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप चाहे इस वाले डेफिनेशन को भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या आप उस वाले ऊपर वाले को भी लिखें, जो आपको लिखना है लिख सकते हैं। तो एक्टिव मास क्या है? सक्रिय द्रव्यमान का तात्पर्य, मतलब एक्टिव मास का तात्पर्य ये होता है कि मोलर सांद्रण अर्थात प्रति लीटर पदार्थ की मोलों की संख्या, उसे हम लोग एक्टिव मास कहते हैं, ओके, जिसे हम लोग ब्रैकेट से डबल ए से सेकंड वाले ब्रैकेट से दिखाते हैं। ये हो गई जेन्युइन सी बात। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। 1-2 लीटर के फ्लास्क में 4 ग्राम हाइड्रोजन, 128 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड 400 डिग्री सेल्सियस पर ली गई, इसकी हम लोग को एक्टिव मास ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक्टिव मास कैसे ज्ञात करेंगे? पदार्थ का एक्टिव मास निकालने के लिए पदार्थ की मोलों की संख्या और आयतन लीटर में, ठीक है। अब है क्या कि उसको हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से, अगर ऐसे दिया हुआ रहेगा, 2 मान दिया हुआ रहेगा, तो आप दोनों को डायरेक्टली सॉल्व कर ले, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाया तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करें? पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, फिर जो आयतन आपको दिया हुआ है वो लीटर में लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। H2 कितना दिया हुआ भाई? तो आपका 4 ग्राम दिया हुआ। इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। अब कितना लीटर का है? 2 लीटर में। तो आप इसको क्या करेंगे? फॉर्मूला में बैठा देंगे, 4/2/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 मोल पर लीटर। अब है क्या दूसरा, इसमें HI का कितना द्रव्यमान है? 128। HI का आणविक द्रव्यमान कितना है? 128। HI का आयतन कितना है? 2 लीटर। फिर इसको क्वेश्चन में बैठाएं, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक बार आपको हम फिर से बता रहे हैं, ओके। कह रहा है क्या? 1-2 लीटर के कितने लीटर के बोल रहे हैं? 2 लीटर, ठीक है। 1-2 लीटर के फ्लास्क में
4 ग्राम हाइड्रोजन, कितना ग्राम, 4 ग्राम, 128 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड 400 डिग्री सेल्सियस पर लगी है, तो इसकी एक्टिव मास निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले ना आप लोग को ये फॉर्मूला जो भी पीछे वहाँ पे आपको बता चुके हैं, ठीक है, उस फॉर्मूला को दिमाग में रखना है। पदार्थ का जो एक्टिव मास निकालने के लिए पदार्थ की मोलों की संख्या बटे जो आयतन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, उसको बैठाना नीचे। यह पदार्थ का, ये इस वाले का थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला है, पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। पदार्थ का जो द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा उसका आणविक द्रव्यमान निकालना है और फिर उसका लीटर में जो आयतन। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन ये वाला है, कह रहा है क्या, 2 लीटर के फ्लास्क में 4 ग्राम हाइड्रोजन, कितने ग्राम, 4 ग्राम हाइड्रोजन है, ओके। और यहाँ पे लीटर में आयतन कितना दिया है, 2 दिया है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। तथा क्वेश्चन में तथा जोड़ा है और बोल रहा है कि 128 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड, कितना ग्राम भाई, तो हाइड्रोजन आयोडाइड कितना है, 128 ग्राम। कह रहा है क्या कि इसका भाई आपको एक्टिव मास निकालना है, ठीक है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ना फॉर्मूला जो है ये है, पदार्थ का जो एक्टिव मास निकालना है तो पदार्थ की मोलों की संख्या और जो उसका आयतन होगा, तो पदार्थ का द्रव्यमान बटे उसका आणविक द्रव्यमान और लीटर में। तो सबसे पहले H का द्रव्यमान कितना है, 4 ग्राम है H2 का, और इसका आणविक द्रव्यमान कितना है, 2, और आयतन कितना है, तो 2 लीटर। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल बहुत आसान है, 4/2/2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है। तो ये आपका 4 है, ये 2, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, 2 काटेंगे तो कितना बचेगा, 1 आएगा आंसर, ठीक है। तो क्या हो गया आपका आंसर, 1 मोल पर लीटर। इसी प्रकार से एच आई का कितना, 128 ग्राम है क्वेश्चन में, उसका आणविक द्रव्यमान भी 128 ग्राम, कितना लीटर है क्वेश्चन में, 2 लीटर। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं, 128, ठीक है, और बाई 128/2। अब इसको कट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.5 मोल पर लीटर, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं कि आपको बहुत कुछ याद करके रखना है, बहुत सिंपल है। तो फिर आप इसको एक बार देख लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है।